नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की भर्ती आई हुई है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसकी भरने की लास्ट डेट कब है, कितने रुपए फीस लग रहे हैं और उसके बाद इसकी सिलेबस क्या है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको यूपी पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आपको पहले नोटिस डाउनलोड कर लेना है, इसका जो नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ पर ये हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। इसमें देखिए बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, जो कि 41,424 पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है। इसके बाद यहाँ पर इनकी सैलरी के बारे में लिखा हुआ है कि इनकी जो सैलरी है, प्रतिदिन ड्यूटी करने पर इन्हें 600 रुपये दिया जाएगा। यानी कि आपको एक दिन का जो आप ड्यूटी करेंगे तो इसमें आपको 600 रुपये मिलेगा। ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज, मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट आई हुई है और किसी कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। और ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। ये उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं उनके बारे में, जितनी भी भर्ती आई हुई है, कितने सीट पर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए बताई हुई है। टोटल 41,424 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, सभी ज़िले के बारे में कि कितने प्रतिशत सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। यहाँ पर भी ये 75 ज़िले के बारे में लिखा हुआ है। ये भी आपको भरने से पहले अच्छी तरीके से देख लेना है। ओके। यहाँ पर देखिए उसके बाद इसकी पात्रता क्या है। तो सबसे पहली बात इसमें यहाँ पर ये देखना है कि शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त और दिव्यांग, वैसे व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उन्हें होमगार्ड के लिए इनरोल नहीं किया जाएगा। यानी कि वे इस फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि उनकी नियुक्ति बाद में उनका चयन नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए इसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो 18 नवंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। और उसके बाद अगर आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है उसे सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर तक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क जमा, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आप 17 दिसंबर तक ही जमा कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है वो आप 20 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। इसके बाद देखिए जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क लिखा हुआ है। तो जनरल कैटेगरी और EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 400 रुपये और SC ST कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये है। उसके बाद ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि भारत का निवासी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है। तो 10th आपको पास होना चाहिए और उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य। यानी कि आप उत्तर प्रदेश से अगर 10th पास किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी होंगे सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरे राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि होमगार्ड की जो भर्ती होती है वह जिस राज्य में आती है सिर्फ उसी राज्य के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। उसके बाद और सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जिसके पास NCC का सर्टिफिकेट है, ABC सर्टिफिकेट, यहाँ पर उनके बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और उसके बाद स्काउट गाइड का भी जिन्होंने भी ट्रेनिंग किया है उनके बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट अगर कोई हैं जो स्काउट गाइड या फिर NCC का सर्टिफिकेट है उनके पास, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी लिखा हुआ है। इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनकी स्थिति में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा उनका 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा, यानी कि उनको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर एज के बारे में लिखी हुई है, एज लिमिट क्या है। तो 1/7/2025 तक जो है, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपका जो है 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। और इसके जो मिनिमम जो एज लिमिट है इसका, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। उसके बाद यहाँ पर सभी कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है कि कब तक इनका एज लिमिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है और कितनी कितनी छूट मिलेगी। तो सबसे पहले जनरल और EWS के जो कैंडिडेट हैं उन्हें
इसमें कोई उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर ये सारी कैटेगरी के बारे में 5-5 साल की इन्हें छूट मिलेगी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 3 साल की इसमें छूट मिलेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम इस फॉर्म को भरने के बाद सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में सिर्फ जीके जीएस आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। और आपका जो है एग्ज़ाम है ओएमआर शीट यानी कि ऑफलाइन लिया जाएगा। ये भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ओएमआर पर आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए और भी आगे चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है नॉर्मलाइज के बारे में। अगर कोई भी अभ्यर्थी जिनका कि सामान्य मतलब कि एक ही जैसा मार्क्स होगा एग्ज़ाम में, तो उनमें जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके बाद ही उनका सिलेक्शन मतलब कि रिजल्ट उनका दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मलाइज का भी इसमें बात की गई है। एग्ज़ाम के बारे में एक और चीज़ लिखी हुई है कि यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और हिंदी के जो पेपर होंगे मतलब कि जो क्वेश्चन होंगे उसमें अगर किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है या आंसर गलत होता है, तो आपका इंग्लिश में जो लिखा हुआ होगा क्वेश्चन वो आपका सही माना जाएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ गलत लगे कि ये क्वेश्चन गलत, तो आप एक बार उसे इंग्लिश वाला लैंग्वेज जो है उसे आप पढ़ के एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में लिखी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऊंचाई है। किसी भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी लिखा हुआ है, उनकी हाइट जो है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं यानी कि एससी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखिए उसके बाद यहाँ पर जो सीने की माप है, सीने की माप सिर्फ मेल कैंडिडेट का लिया जाएगा। 79 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर यानी कि आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर सीना फूलना चाहिए। और जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर ये आपका कंपलसरी है, इतना होना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। उसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो फीमेल कैटेगरी में जो जनरल और अन्य पिछड़े वर्ग के जो भी कैंडिडेट होंगे और अनुसूचित जाति की यानी कि जनरल, ईबीसी और एससी कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनकी हाइट न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो एससी कैटेगरी की फीमेल अभ्यर्थी होंगी उनका 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट में एक और बात लिखी हुई है कि इनका वेट यहाँ पर लिया जाएगा, तो आपका जो न्यूनतम वेट है यानी कि वजन है आपका वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये। तो फीमेल कैंडिडेट का वेट 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इसके बाद बात आती है रनिंग की। तो देखिए रनिंग में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी और 28 मिनट में इन्हें यह रनिंग पूरी करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर का रनिंग होगा जो कि 16 मिनट का टाइम इनके लिए मिलेगा। तो ये भी मैंने आपको बता दिया फिजिकल के बारे में। इसके बाद और देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ कैटेगरी वाइज आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है, रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन के लिए किस किस को कितना छूट मिलेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप इसे नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करके आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस किस कैटेगरी को अपना जो भी सर्टिफिकेट है जैसे क्रीमी लेयर, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस किस डिपार्टमेंट का आपका होना चाहिए बना हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट ये नहीं है तो आप फॉर्म भरने से पहले इसे बनवा लें, उसके बाद आप इसे फॉर्म भरिएगा। आरक्षण के बारे में यही बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रीडम फाइटर के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप में से कोई फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट आपके पास हो और नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आपको पढ़ के अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है।
उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की तो बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको OTR करना होगा इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। OTR करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को लॉगिन करके आप इस फॉर्म को आगे भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, एक आपका यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें आप अंतिम चयन मतलब कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, अंतिम चयन तक आपको इसको संभाल के रखना है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के द्वारा आपसे जो है किसी भी प्रकार का मैसेज वगैरह जो भी आएगा एग्ज़ाम या सिलेक्शन से रिलेटेड, तो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर ही आपका मैसेज आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। उसके बाद देखिए कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे कि कैंडिडेट का जो फ़ोटो है वो यहाँ पर लाइव फ़ोटो मांगा जाएगा। मतलब ये नहीं कि आप फ़ोटो स्कैन करके देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। लाइव फ़ोटो के दौरान आपका जो है सारा चीज़ सही होना चाहिए, कोई छाया नहीं होना चाहिए, ना ही आपको कोई किसी प्रकार का टोपी या फिर चश्मा ऐसा कुछ नहीं पहनना चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका लाइव फ़ोटो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो आप लाइव फ़ोटो जब भी अपना अपलोड करेंगे तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो कैंडिडेट का साइन है, हस्ताक्षर, वो देखिए यहाँ पर सफ़ेद पेपर पर और काले स्याही वाले पेन से, मतलब कि ऐसे जो ये सफ़ेद पेपर है, ऐसे सफ़ेद पेपर आपका ब्लैक कलर से आपका साइन होना चाहिए, और साइन आपका 50 mm गुना 20 mm का होना चाहिए। उसके बाद आपको इसे साइन को अपलोड करना है। ओके, ये बातें हो गई। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में आपका जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जैसे कि आपका फ़ोटो लिया जाएगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट, ई-केवाईसी, ये सारी चीज़ें आपका एग्ज़ाम में किया जाएगा। आपको ये अनिवार्य है, जो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर करवाना होगा, अन्यथा आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और भी यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर तो सिर्फ़ जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल नॉलेज में देखिए यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं कि दोनों लैंग्वेज में ये आपको पढ़ लेना है, और आपको इसी तरीके से अपना तैयारी करना है, क्योंकि सबसे पहले आपका इसमें एग्ज़ाम ही लिया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट कब है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा, आप जो भी कमेंट करके पूछेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।